हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी लूप। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा। तो इस चैप्टर की एक खासियत है कि इसको पढ़ते और पढ़ाते लोग ऑकवर्ड बहुत हो जाते हैं और कई बार तो स्किप ही कर दिया जाता है। तो हमने तो जो कि बिल्कुल नहीं होना है, ढंग से पढ़ेंगे और स्किप बिल्कुल मत कर देना। एग्ज़ाम भी देने हैं ना, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो देखो भाई, दुनिया का बहुत बड़ा सत्य है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे और बनाते हैं, वो लोग प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे और चैप्टर भी उसी बारे है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझना ये ज़रूरी है कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्या रिप्रोडक्शन नहीं पता? वो ही बताता हूँ चलो। रिप्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, और जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं। ठीक है, और मतलब कि उनकी जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल सेम होती है। क्लियर इतना? अब दोबारा क्वेश्चन पे आ जाऊँ मैं अपने कि ये प्रोसेस देखो जी, नेसेसरी नहीं है लाइफ के लिए बिल्कुल भी। रेस्पिरेशन हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, ये प्रोसेसेस लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। नहीं करेंगे तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना, इसके बिना भी जिंदा रह सकते हैं। ऊपर से एनर्जी बहुत सारी ले लेता है ये प्रोसेस। तो सवाल ये है कि एक प्रोसेस जो जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, ऊपर से एनर्जी भी बहुत सारी ले रहा है, उसको करना ही क्यों है? इतनी सारी एनर्जी को वेस्ट करना ही क्यों है? समझ आई बात? तो इसका जो आंसर है वो 10वीं की एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला है आपको, 7वीं की एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। थोड़ा रिवाइंड करके जरा अपने पीछे जाओ दिमाग में। क्या हुआ? नहीं आ रहा याद? चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना इधर। तो इसका भी आंसर बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसका सीधा साधा एक आंसर है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी स्पीशी की लाइफ चेन को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, कि स्पीशी की लाइफ चेन कंटिन्यू नहीं हो पाएगी इस प्रोसेस के बिना। और दूसरी बात कि ये प्रोसेस हमारे लिए एज ए इंडिविजुअल इतना ज़रूरी ना हो बेशक, लेकिन अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है उसके ऊपर लाइफ कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। अर्थ बाकी प्लैनेट से अलग इसलिए है ना क्योंकि उसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये प्रोसेस ना हुआ तो अर्थ के ऊपर लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम। हाँ, तो मैंने आपको बताया भी कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं ये एकदम अपनी हूबहू कॉपीज को बनाते हैं? बोलो, इसका आंसर भी नहीं पता? चलो इसका भी बताते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, बस बता देते हैं इसका आंसर। एक सिचुएशन इमेजिन करो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, अब आंसर आता नहीं है तो पर्ची में से आंसर देख लिया, साम दाम दंड भेद चलता है, तो सेम पर्ची अपने दोस्त को भी पास ऑन कर दी। तो एंड में जो रिजल्ट निकले दोनों के, मतलब कि दोनों का जब क्वेश्चन चेक किया गया डिट्टो सेम, चौंकने वाली बात नहीं है ना, ओवरएक्टिंग नहीं होगी ना, तो बिल्कुल सेम तो होना जायज है ना, क्योंकि ब्लूप्रिंट सेम था, पर्ची सेम थी, तो एंड रिजल्ट भी सेम होंगे। समझाई इतनी बात? तो सेम चीज ये जो है लागू होती है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी, कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो एकदम सिमिलर दिखते हैं क्योंकि उनके डिजाइन का जो ब्लूप्रिंट है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स भी सेम दिखते हैं। चीटिंग वाला जस्ट एग्जांपल था, सीरियस लेना लेके बैठ जाना। हाँ, हर चीज को सीरियसली ले लेते यार। हाँ, तो अब ये ब्लूप्रिंट क्या चीज है? सिचुएशन में तो समझ आ गया ना कि पर्ची थी ब्लूप्रिंट। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स वाली बात है, यहाँ पे ब्लूप्रिंट क्या है इसका आंसर भी बता देते हैं। अभी रुको, थोड़ा सब्र रखा करो। ठीक है, तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये होता है हमारा डीएनए। अब डीएनए क्या होता है? ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए है इसका काम क्या है? एक इंफॉर्मेशन सोर्स है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफस्प्रिंग तक ले जाने वाला एक सोर्स है जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफस्प्रिंग्स तक पहुंचाता है और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। अगर इंफॉर्मेशन चेंज हुई तो उससे होगा क्या कि प्रोटीन भी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अब प्रोटीन चेंज हो गया है तो ऑर्गेनिज्म भी जो है चेंज होगा, उसका डिजाइन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। इतना समझ आया? तो मैंने आपको ये जो अभी जितना भी ये प्रोसेस बताया इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, इसको कह लो आपकी बेसिक इवेंट है। ये एक बेसिक
और इनिशियल इवेंट है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। क्या होता है इस बेसिक इवेंट के अंदर कि डीएनए जो है उसको बनाया जाता है, क्रिएशन ऑफ डीएनए होता है इसके अंदर, डीएनए की कॉपीज बनती हैं इसके अंदर। तो कैसे बनती है डीएनए की कॉपीज? सेल के अंदर ही बनती है, ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं कुछ, वो जो है डीएनए कॉपीज को बना लेती है। तो केमिकल रिएक्शन होना देखो गलत नहीं है, इतना समझ आने वाली बात, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब ये केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं सेल के अंदर, तो ये एक डीएनए नहीं बनाती, हमें जरूरत तो एक ही है ना, ये 2 डीएनए कॉपीज जो है बना देती हैं। अब दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं है कॉपीज। तो अब ओरिजिनल से ये जो 2 कॉपीज इसने बना दी है, ज़रूरत क्या है कि इन लोगों को सेपरेट करना है हमें। अब इनका जो सेपरेशन है, कहना ईजी है कि सेपरेट करना है, इतना आसान से सेपरेट नहीं होते हैं ये। कैसे सेपरेट होगा, समझो तुम लोग सिचुएशन को ढंग से एक बार इसको भी, कि मान लो एक सेल है, ठीक है ना। क्या है कि एक सेल है हमारा, उसके अंदर है डीएनए काफ़ी सारे बन रखे हैं, तो उसके अंदर से एक को जस्ट उसने ऐसे ही धक्के मार के, एक डीएनए को जस्ट ऐसे धक्के मार के निकाल दिया बाहर। उस बेचारे को तो बुरा लगेगा ना। चलो यार मजाक साइड, प्रैक्टिकली भी ये बात जो है ना पॉसिबल नहीं है कि एक डीएनए को ऐसे निकाल दे बाहर, क्योंकि उसके पास कोई सेल स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, और सेल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो लाइफ प्रोसेसेस जो है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए नहीं कर पाएगा, तो किसी काम का नहीं वो डीएनए। तो ये जो डीएनए कॉपी होती है, ठीक है, डीएनए की जो कॉपिंग होती है, इसके साथ साथ एक और प्रोसेस होता है। क्या होता है उस प्रोसेस के अंदर? एक एडिशनल सेल स्ट्रक्चर जो है, सेलुलर एपरेटस कह लो जिससे आप, वो बनता है हर डीएनए के साथ, और बाद में जाके डीएनए फिर सेपरेट होता है। समझ आई बात? मतलब जैसे एक सेल है, उसने अगर डीएनए को सेपरेट करना है तो वो अपने अंदर से 2 और नए सेल बनाएगा सारे ऑर्गेनल्स के साथ में। इतना समझ आया? तो अब समझना है कि ये जो 2 सेल निकाले हैं इसने, ये क्या एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से? बिल्कुल ही, मतलब हूबहू। इसका भी आंसर ढूंढते हैं हम धीरे से। चलो आगे देखो, होता क्या है कि ये चीज़ डिपेंड करती है कि कॉपिंग जो है वो कितनी अच्छे से हुई है, कितनी एक्यूरेटली हुई है कॉपिंग, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों सेल आइडेंटिकल होंगे कि नहीं होंगे। अब एक और सत्य है जिंदगी का कि बायोकेमिकल रिएक्शन जो है कोई भी एब्सोल्युटली रिलायबल होती ही नहीं। तो इससे होता क्या है कि थोड़ी बहुत वेरिएशन आने के चांसेस जो हैं बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए कॉपिंग का प्रोसेस है, डीएनए कॉपीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं ना, और लेकिन आइडेंटिकल उन्हें कहना गलत होगा, वो लोग आइडेंटिकल जो है नहीं होती हैं। इतना समझ आया? तो ये जो डीएनए कॉपिंग के टाइम पे हल्का सा वेरिएशन हो, ये जो वेरिएशन है बेसिस बनता है एवोल्यूशन का, ठीक है, ये एवोल्यूशन का बेसिस बनता है। एवोल्यूशन हमारे नेक्स्ट चैप्टर का वो है टॉपिक, तो उसका नेक्स्ट में पढ़ते हैं, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक है, उन पे ध्यान दे लेते हैं पहले। हाँ, तो ये जो वेरिएशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सर्वाइवल के लिए एक ऑर्गेनिज्म के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कैसे ज़रूरी हो जाता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। चलो मान लो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, जस्ट नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह, कुछ उसके अंदर स्पेशलिटी नहीं है, खास नहीं है कुछ। तो ये बैक्टीरिया जो है हमेशा से ही इस जो पूरी स्पीशी है इसकी और किसी एनवायरमेंटल कंडीशन में नहीं रही है, सिर्फ टेम्परेट वाटर्स, थोड़ा नाजुक पानी है, टेम्परेट वाटर्स के अंदर ये बैक्टीरिया रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हुई, तो ग्लोबल वार्मिंग से सबको पता है कि सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा तो ये जो पानी है इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो होगा क्या कि वो बेचारे जो हमेशा से टेम्परेट वाटर में रहते हैं, एकदम से उस पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये लोग तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे ही मार दिए जाएंगे। तो इसलिए वेरिएशन होना यहाँ ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा वेरिएशन हुआ होता तो ये लोग थोड़े से गर्म टेम्परेचर को भी झेल जाते। तो वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। इतना समझ आया? आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, बड़ी मेहनत करी मैंने भी। तो अगर आप लोगों को इतना समझ आ गया ना, तो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोगों से जिसके आप आंसर ईजिली दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। बहुत पूरे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिएशन जो है वो बेनिफिशियल स्पीशीज़ के लिए है लेकिन इंडिविजुअल के लिए एक नेसेसिटी नहीं है। क्यों? इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। आंसर आप मुझे कमेंट में लिखें, मेरे को डीएम करें इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे आप लोगों को अपनी सुख सुविधा के हिसाब से कर दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, मज़ा आया होगा लेक्चर के अंदर।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी सजेशन हो, डाउट हो, कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। चलो ध्यान रखो। मेरा बायोलॉजी का लेक्चर सुन के मज़ा आया हो और मेरे से हिस्ट्री पढ़ने का अगर आपको मन कर जाए गलती से, तो राइट साइड पे प्लेलिस्ट आ रही होगी नेशनलिज्म इन इंडिया की, वो देख लेना। अगर आपका पॉलिटी पढ़ने का मन कर जाए तो लेफ्ट साइड के अंदर आ रही होगी एक और वीडियो, उस पर क्लिक कर देना। चलो अब चलते हैं।